Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. You are welcome in this video. Friends, here I have two common proverbs which are as follows. First is a bad man is better than a bad name, जिसकी हिंदी होती है बद अच्छा बदनाम बुरा. Second is a bad workman quarrels with his tools, जिसकी हिंदी होती है नाच न जाने आंगन टेढ़ा. Now I have some MCQs for TGT English preparation which are as follows. Here question number 31 is given as choose the correct option. One impulse from a vernal wood, the above line has been quoted from. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो ऊपर की लाइन दी गई है वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, ये कहाँ से ली गई है ये आपको यहाँ पे बताना है. तो इसका यहाँ आंसर दिया गया है द टेबल्स टर्न्ड, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. द एबव लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द टेबल्स टर्न्ड रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1798. ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द टेबल टर्न्ड से ली गई है, जो कि 1798 में इनके द्वारा लिखी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. पीपुल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स. फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड. फ्रेंड्स यहाँ पर इटैलिसाइज्ड तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ प्रोवोक के लिए आपको एंटोनिम बताना है जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है. इसमें से कौन सा वर्ड एंटोनिम होगा, तो इसका दिया गया है पैसिफाई, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. एक्सप्लेनेशन भी इसका यहाँ पर दे रहे हैं. प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजित करना और पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, जो एक दूसरे के एंटोनिम है, अपोजिट हैं. क्वेश्चन नंबर 33 विच इज़ बेस्ड ऑन लिटरेचर. मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट कंसिस्ट ऑफ डैश बुक्स. मिल्टन के द्वारा रचित पैराडाइज लास्ट में कितनी बुक होती हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 12 जो है किताबें होती हैं पैराडाइज लास्ट में, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख लेते हैं. जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स. इट वाज पब्लिश्ड इन 1667 इन 10 बुक्स बट लेटर ऑन इट वाज रिवाइज्ड इनटू 12 बुक्स. फ्रेंड्स ये 1667 में 10 बुक में प्रकाशित हुआ और बाद में ये 12 किताबों में रिवाइज किया गया, प्रकाशित हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, अधूरा सेंटेंस, जिसमें आपको फिलिंग करना है. दिए गए ऑप्शन से जो है इसकी फिलिंग करनी है. देयर वाज डैश, ये सेंटेंस है. यहाँ पर इसका जो कम्प्लीमेंट्री सेंटेंस हो जाएगा वो है ए फ्लाई इन द मिल्क, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 इज पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच. फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच दी गई है जिसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है. डायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से है, हाउ स्मार्ट यू आर शी शेड. तो यहाँ पर आपको इसका इनडायरेक्ट बताना है. इनडायरेक्ट इसका यहाँ पर हो जाएगा शी एक्सक्लेम दैट ही वाज वेरी स्मार्ट. ये इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 इज एज फॉलोज. यस, क्वेश्चन नंबर 36 इज फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर. फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है स्प्लिट करके, जिसके एक पार्ट में एरर है. आपको बताना है कि वो कौन सा पार्ट इसमें है. यहाँ पे सेंटेंस है इफ़ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वन द प्राइज नो एरर. तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये एक सब्जेक्टिव मूड है, काल्पनिक कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है. तो यहाँ पर आई एम की जगह पर वर होना चाहिए, एम की जगह पर वर होना चाहिए. तो यहाँ पर पार्ट ए में ही एरर है, तो इसका जो है सही ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट डज द ईडियम स्मेल अ रैट मीन्स. ये एक प्रोवर्ब है, एक ईडियम है जिसका आपको यहाँ पे मीनिंग बताना है. तो इसके लिए यहाँ पर मीनिंग हो जाएगी टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 इज इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज फॉलोइंग अकर. यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ लाइन दी गई हैं, ये शेक्सपियर के किस प्ले में आती हैं ये आपको बताना है. लाइन है द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर फॉर द डार्क. ये लाइन दी गई है, ये किस रचना से है शेक्सपियर के, यहाँ पर आपको बताना है. तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. यहाँ पर एक इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा. द एबव लाइन्स अकर इन विलियम शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपात्रा एक्ट 5 सीन 2 में ये लाइन आई है. क्वेश्चन नंबर 39. कंप्लीट द सेंटेंस. फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें फिलिंग करके इसको कंप्लीट करना है. सेंटेंस है ओटावा रिमा इज डैश स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर. तो इसके लिए यहाँ पर फिलिंग हो जाएगी 8. नाम से ही ये जो है क्लियर है, ओटावा ऑप्ट शब्द से बना हुआ है, तो ये जिसका मतलब होता है 8. तो यहाँ पर 8 लाइन के लिए हो जाएगी, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी.
क्वेश्चन नंबर 39 के लिए यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इट इज़ स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स इन आयम्बिक, ये आई है आयम्बिक पेंटामीटर्स विद अ रेम स्कीम ए बी सी, ये इसकी रेमिंग स्कीम होती है। लाइक द टर्जारिमा, इट इज़ ऑफ इटालियन ओरिजिन, ये इटालियन वर्जिन का होता है टर्जारिमा की तरह। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश बाय सर टॉमस वैट इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में टॉमस वैट के द्वारा इसको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 40, यस, क्वेश्चन नंबर 40 इज हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पर आपको बताना है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है इसका जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के लेखक हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इज एन अनफिनिश्ड प्रोज वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो है ये जॉन मिल्टन का एक अधूरा प्रोज वर्क है जिसका पब्लिकेशन 1670 में हुआ था। हिज फेमस वर्क्स आर, इनकी और कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, और ऑन, ये ऑन है, ऑन शेक्सपियर, ये इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इज इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो जो कि विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, ये किस कंट्री में सेट किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दे रहे हैं वेनिस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। इट इज़ अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव रिटन इन 1603, 1603 में ये लिखा गया था। द स्टोरी इज सेट इन वेनिस, वेनिस में जो है सेट किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अनकैपिटनो मोरो, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ए मोनिश कैप्टन, बाय सेंथियो ए डिसिपल ऑफ बोकासियो, ये जो है सेंथियो के द्वारा जो है सेट किया जाता है, जो कि बोकासियो का एक चेला होता है। क्वेश्चन नंबर 42 इज़ फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रोवर्ब बताना है। यहाँ पर दिया गया है इसका ऑप्शन डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, ये सही है, बाकी ये गलत हैं। लोहे को लोहा ही काटता है, इसकी हिंदी होती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको करेक्ट करना है। इट वाज बिटर कोल्ड, तो ये बिटर कोल्ड नहीं होता है बल्कि बिटरली कोल्ड होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कंकर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। आपको यहाँ बताना है कि 43 BC में इंग्लैंड को जीतने वाला कौन रोमन जनरल है। तो इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है जो यहाँ पे दिया गया जूलियस सीजर, क्लॉडियस, एंटोनी, इनमें से कोई नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई और ही है। इसका जो है आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन होता है जो इंग्लैंड को 43वीं BC में जो है जीतता है, कौन सा रोमन जनरल होता है। आप कमेंट के माध्यम से इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर जो है कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसका आपको अर्थ बताना है, सही स्पेलिंग बताना है। तो यहाँ पर प्लेटिट्यूड जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, इसकी स्पेलिंग सही है। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है मामूली या साधारण बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। किस साल में गाल्सवर्दी ने नाइटहुड के जो है पद को रिफ्यूज़ किया था। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है 1917 में जो है इन्होंने नाइटहुड की पदवी को रिफ्यूज़ कर दिया था, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज गिवन हियर, यस, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स। ये लाइन किसके द्वारा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये लाइन है शेक्सपियर की, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रखे हैं। द एबव लाइन्स इज रिटन by Shakespeare in his sonnet 94. This sonnet is often considered the most puzzling sonnets for its numerous metaphors. The metaphors are complex, intertwined and deeply ambiguous. और लाइन 14 जो है ये स्पीक्स, लाइन 14 बोलती है, इस मतलब लाइन 14 में लिलीज जो है दिया गया है। और एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर दे रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर ने कुल 154 सॉनेट्स लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय चूज द
राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मतलब यहाँ पर आपको बताना है लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है सैमुअल जॉनसन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले 48 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन, हिज फेमस वर्क्स। इनकी कुछ और रचनाएं यहाँ पर, लंदन जो कि 1738 में आई थी, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस ये 1749 में आई थी, द लाइफ ऑफ सेवेज 1744 में आई थी, द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स ये 1781 में आई थी, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ये 1755 में आई थी, और शेक्सपियर इन एक रचना है इनकी जो 1765 में आई थी, ए जर्नी टू वेस्टर्न आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड ये 1775 में आई थी, द रामवीर रसल्स प्रिंस ऑफ एबिसिनिया ये 1759 में आई थी, और लाइफ ऑफ मिल्टन भी इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट के विषय में कौन सी बात यहाँ पे सत्य है ये आपको बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है, इट हैज़ 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट। शेक्सपियर के जो सोनेट हैं इनमें 3 क्वाड्रेंट और 1 कपलेट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको एक सहायक क्रिया भरनी है। सेंटेंस दिया गया है इस प्रकार से, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही डैश स्कार्सली स्टैंड। तो यहाँ पर जो है इसका सही जो हेल्पिंग वर्ब है कुड हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 इज फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसका रिमेनिंग पार्ट आगे दिया गया है। 51 का रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर दिया गया है। यस, रिमेनिंग पार्ट इज गिवन हियर। सेंटेंस इसका दिया गया है यहाँ पे, द ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है, इसका एरर पार्ट किस में है। तो इसके लिए यहाँ पर एरर पार्ट दिया गया है ऑप्शन बी में। यहाँ पर जो ये दाल लगाया गया है ये एरर है, क्योंकि ये उद्देश्यहीनता की तरफ ले जाता है। जब कोई चीज़ उद्देश्यपूर्ण होती है तो उसमें आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता, या भी ये कहिए कि आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान दिए गए हैं जिसके पहले दा का यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो उद्देश्यहीनता की को प्रकट करता है। जैसे यहाँ पे स्कूल दिए हैं, कॉलेज दिए हैं, हॉस्पिटल दिए हैं, चर्च दिए हैं, टेंपल दिए हैं, कोर्ट दिए हैं, जॉइंट दिए हैं, मार्केट दिए हैं, इनके पहले दा का यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उद्देश्यहीनता को ये बताता है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूँ, लिखूँगा नहीं, केवल बताऊँगा। आई एम गोइंग टू स्कूल और आई एम गोइंग टू द स्कूल, इन दोनों सेंटेंस में के अर्थ में अंतर होता है। आई एम गोइंग टू स्कूल का मतलब है मैं पढ़ने के उद्देश्य से स्कूल जा रहा हूँ, और आई एम गोइंग टू द स्कूल इसका मतलब है मैं पढ़ने के उद्देश्य से स्कूल नहीं जा रहा हूँ बल्कि किसी और काम से जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से इनमें सब में जो है आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, तो यहाँ पर इसका पैसिव हो जाएगा इज माई मीनिंग अंडरस्टूड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस यानी ये सिंटैक्स पर बेस्ड है, करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो करेक्ट सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम एमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको एक वर्ड दिया गया है इटैलिसाइज्ड, इसकी आपको एंटोनिम बतानी है। एक्सट्रीम पॉवर्टी हैड रिड्यूस्ड देम टू अ स्टेट ऑफ एपैथी, यहाँ एपैथी वर्ड की एंटोनिम आपको बतानी है, इसके लिए हो जाएगा एंथुसियाज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं जिससे आपको मीनिंग मिल जाएगी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता और एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह या उमंग, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड। किस साल में जस्टिस जो कि गाल्सवर्दी की रचना है इसका पब्लिकेशन कब किस ईयर में हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका पब्लिकेशन हुआ था 1910 में, 1910 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 56, हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस। गाल्सवर्दी की रचना जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन होता है। यहाँ पे आंसर दिया गया इसका गवर्नमेंट काउंसिल होता है, सरकारी वकील होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 इज गिवन हियर। यस, 57 इज एज फॉलोज, चेंज द वॉइस। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसकी वॉइस चेंज करना है। सबसे पहले आपको इस सेंटेंस को पहचानना है और पहचानने के बाद इसको आप चेंज करेंगे। व्हाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स। तो आप यहाँ पर देखें तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव
दिया गया है, यानी कि एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा व्हाई वर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग्स बाई हिम। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 इज इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल। शेक्सपियर ने किस प्ले में रॉयल क्रिमिनल को प्रस्तुत किया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है रिचर्ड थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। तो यहाँ पर इसका आंसर दे रहे हैं एपिग्राम, जो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में एपिग्राम है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रहे हैं। उपयुक्त दी गई पंक्ति में एपिग्राम सूक्त फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। इसमें दो विपरीत विचारों को इस तरह से अक्सर व्यक्त किया जाता है कि वे अपनी और दूसरे का ध्यान आकृष्ट करें और उनमें आश्चर्य जगाएं। फ्रेंड्स, वैसे एक बात यहाँ पर और है, अगर आप ध्यान से देखें तो एंटीथेसिस भी यहाँ पर झलकता है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि वास्तव में एपिग्राम होगा या एंटीथेसिस होगा। यहाँ एंटीथेसिस तो दिया नहीं गया है, तो एपिग्राम की तरफ जो है इशारा जाता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर विपरीत भाव होते हैं एंटीथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज बेस्ड ऑन TGT English if you support me by subscribing my channel. Here question number 60 is as follows. When was John Galsworthy awarded the Nobel Prize for Literature? यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, ये होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ गाल्सवर्दी को कब दिया गया था, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 1932, 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था साहित्य के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। जॉन गाल्सवर्दी वाज बॉर्न एट किंगस्टन नियर लंदन इन अगस्त 1867। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म किंगस्टन, जो कि लंदन के पास है, यहाँ पर 14 अगस्त 1867 में हुआ था। और ये द सन ऑफ ए वेल्दी लंदन सोलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ऑनर, ये जो है एक सोलिसिटर और प्रॉपर्टी ऑनर के बेटे थे। और गाल्सवर्दी गॉट नोबेल प्राइज़, ये तो मैंने बता ही दिया, छोड़िए। और आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे डिसलाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। Thank you for watching this video and sharing your valuable time for watching my videos. Thank you very much once again.